हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नेम आप देखो, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास आता है, प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत फिर से याद करें में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हैं। तो पहला आप देखो यहाँ पर क्या है, आप देखो राज राजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया था। किस में बनाया गया था, आप देखो यहाँ पर 11वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर कि राज राजेश्वर मंदिर कब बनाया गया था, तो आप लिखेंगे 11वीं सदी में। ठीक है, फिर देखो अजमेर सूफी संत डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप देखो ख्वाजा और यहाँ पर मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर इसे याद कर लें, मुइनुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में क्या है, अजमेर सूफी संत यहाँ पर क्या है, संबंधित है, उस चीज से संबंधित है। ठीक है, अब आप देखो हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी थी, यहाँ पर आप देखो विजयनगर। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, फिर आगे क्या है, यहाँ पर आप देखो हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई। किस पर बसाई, तो आप देखो यहाँ पर मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो जो हॉलैंड वासी थे उन्होंने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी यहाँ पर आप क्या चीज, अपनी बस्ती बसाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखो यहाँ पर है प्रश्न 2, क्या बताती हैं और क्या गलत। ठीक है, यहाँ पर है देखो क्या बताएं क्या सही है। ठीक है, आपको यहाँ पर सही गलत बताना है। ठीक है, तो पहला आप देखो हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सही। ठीक है, फिर अगला है देखो सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे, इसका उत्तर आप लिखेंगे गलत। ठीक है, अगला देखो काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था काबुल, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, फिर देखो सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, प्रश्न 3 है यहाँ पर तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। जब जो तंजावुर नगर था उसको जल किस तरह से प्राप्त होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से द्वारा की जाती थी। ठीक है, यानी कि उनको जो जल था वो कहाँ से मिलता था, कुओं से मिलता था और तालाबों से मिलता था। अगला प्रश्न आप देखो मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। अब जो मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित जो ब्लैक टाउन्स थे उनमें कौन रहता था, तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। ठीक है, अब आप देखो अगला प्रश्न यहाँ पर आपके पास, आइए समझे के अंतर्गत प्रश्न 5 है, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। अब आपके विचार में आपको बताना है कि जो मंदिर थे उनके आसपास में नगर क्यों बने। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आप देखो यहाँ पर मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे वो क्या करते, जो मंदिर का धन होता था उसको वो व्यापार में और साहूकारी में यूज करते थे। ठीक है, फिर देखो समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब आप देखो समय का मतलब है धीरे धीरे, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो वहां पर जो पुरोहित थे, पुजारी थे, ठीक है, और जो कामगार थे, शिल्पी थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, वो मंदिर के आसपास रहने लग गए। क्यों रहने लग गए, ताकि जो वहाँ दर्शनार्थी है यानी कि जो दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिरों में और जो तीर्थ यात्री हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इसलिए वो उस मंदिर के आसपास ही बसना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप देखो जो पुजारी होता है उसका मंदिर से ही काम होता है, जो वहाँ लोग आएंगे उनके साथ वो काम वाम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुजारी से मतलब लोग काम करवाते हैं अपना पूजा पाठ का। फिर यहाँ पर कामकार जो व्यापारी होते हैं वो वहाँ पर दुकानें लगाते हैं। ठीक है, तो वो वहीं पर आसपास रहने लग गए। फिर देखो मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिण दिया करते थे। ठीक है, जो मंदिर के जो दर्शनार्थी थे, आपको पता है जो दर्शन करने जाता है तो वहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं। ठीक है, तथा राजा द्वारा भी भूमि एवं धन यहाँ पर देखो अनुदान में दिए जाते थे, और राजा भी क्या करते थे, बड़े बड़े भूमि वहां पर धन देते थे। ठीक है, इससे मंदिर के पुजारियों की आजीविका चलती थी, और इसी पर तो जो मंदिर के पुजारी थे उनकी जीवन चलता था। ठीक है, वो उसी जो मंदिर में ये सब चीजें इकट्ठा होती थी। ठीक है, जो मतलब लोग भेंट देते थे वो इकट्ठा होती थी, तो उसको पुजारी जो करते हैं वो यूज करते हैं आज के टाइम पे भी। ठीक है, क्योंकि वो जब भगवान की सेवा कर रहे हैं वहां पर मंदिरों में, तो वो कहाँ से काम करेंगे, तो उनको उसी से सब कुछ मिलता है। फिर आप देखो तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया
कराया जाता था। अब जो तीर्थ यात्री थे और पुरोहित पंडितों तीर्थ यात्रियों को पुरोहित जो पंडित थे वहां पर उनको मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बन गया था। ठीक है, जो पुरोहित पंडित थे उनको वो भी वहां रहने लग गए थे। आगे आप देखो अगला प्रश्न यहाँ पर, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। अब जो मंदिर थे उनके निर्माण के लिए तथा उनके रख रखाव यानी कि उनको अच्छी तरह से रखने के लिए जो शिल्पीजन थे वो कितने महत्वपूर्ण थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण थे। अब वो क्या कारण थे, जैसे कि आप देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे, मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे और आप देखो लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ठीक है, अब तो यही जब ये लोग होंगे लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई और यहाँ पर सुनार, ये सब क्या होंगे, ये होंगे तभी तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, सब चीज़ सुनार क्या करता है, मंदिरों में लोहे की मतलब सोने की मूर्तियों जैसी कुछ इस तरह की चीज़ें बनाता है। लोहार और राजमिस्त्री क्या करते हैं, वो उनको ठीक करते हैं। ठीक है, मंदिरें बनवाते हैं। तो आगे आप देखो, शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब जो शिल्पकार होते थे वो मंदिरों को सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, फिर देखो शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। जो शिल्पकार होते हैं वही मंदिरों में विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। आगे आप देखो, मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। अब जो मंदिर जो सजाते थे ना उसमें शिल्पकार ही काम करते थे। ठीक है, कलात्मक रूप से यानी कि बहुत अच्छे तरह से। आगे आप देखो प्रश्न 7 यहाँ पर क्या दिया। ठीक है, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। अब जो लोग दूर दूर से थे यानी कि दूर दूर के लोग वहां पर क्या देशों और प्रदेशों से सूरत में क्यों आते थे, क्या था वहां ऐसा। ठीक है, तो आप देखो सूरत नगर में लोगों के दूर प्रदेशों से आने के कारण। ठीक है, पहला कारण क्या लिखोगे आप देखो, सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, जहां से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। आगे आप देखो, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, मक्का का, अब आप देखो ये आप याद रखें कि यहाँ पर आपको लिखा जा सकता है कि सूरत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखो यहाँ पर उसको मक्का का प्रस्थान द्वार, ये भी उसी का नाम है। ठीक है, सूरत का ही नाम है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते, जो हज यात्री होते थे वो यहीं से रवाना होते थे। ठीक है, जहाज लेकर अपने। फिर देखो, सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था। अब आप देखो ये भी आपको याद रखना है, जो इनके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं ना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, प्यारे प्यारे पॉइंट्स, वो आपको याद रखने। ठीक है, सूरत क्या था, शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, जिससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। और आगे आप देखो, सूरत एक व्यापारिक नगर था जहां पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे। ठीक है, थोक यानी कि जहां से दुकानदार सामान खरीदते। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। आगे आप देखो प्रश्न 8 यहाँ पर क्या दिया है, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था। तो आप देखो यहाँ पर, तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है। ठीक है, तंजावुर क्या है, कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। ठीक है, आगे आप देखो, दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफी भिन्नता थी। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखो क्या दिया है आपको यहाँ पर, कलकत्ता में मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती, रेशम व जूट उत्पादन तक सीमित था। अगला आप देखो, तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त यानी कि कांस मूर्तियां, धातु के दीपदान, ठीक है, और मंदिरों के घंटे, आभूषणों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, वहां पर इन सब चीजों का भी निर्माण होता था, दीपदान और ये देखो मंदिरों के घंटे, ये सब चीजें। ठीक है, अब आप देखो, आइए विचार करने के अंदर यहाँ पर आपके पास कुछ प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि नवा प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दिया है, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें, क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे स्वयं करें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको कि इस अध्याय में जो वर्णित किसी एक नगर की तुलना, इसमें इस अध्याय में बहुत सारे नगरों के बारे में आपको दिया है, तो एक नगर की आपको तुलना आप जिस गांव या कस्बे को अभी जानते हैं, ठीक है, अभी जो आपके जिसके बारे में आप जानते हैं उससे आपको उन दोनों के बीच में अंतर और समानताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा आप देखो, उत्तर आप लिखोगे सूरत नगर और यहाँ पर है टेकारी की तुलना। टेकारी क्या है, एक कस्बा है। ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जो कि टेकारी कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने मन से लिखें। ठीक है, यानी कि आपके आसपास अगर कोई गांव होगा या कस्बा होगा उससे आप लिख सकते हैं। तो सूरत में क्या था, देखो सूरत एक व्यापारिक नगर है, यहाँ पर लोगों को आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। और टेकारी क्या है, एक छोटा सा कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, टेका क्या है, एक छोटा सा कस्बा है जो क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी 28 लाख से अधिक है। और टेकारी क्या है, टेकारी की आबादी 20,000 से भी कम है। ठीक है, यानी कि वो एक
टेकारी जो है वो एक कस्बा है, ठीक है। आगे आप देखो, सूरत एक औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है, ठीक है। टेकारी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। अब आप देखो अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर आता है, प्रश्न 10। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जो सौदागर क्या होते हैं, जैसे कि जो सौदा करते हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीजें वो लेन देन करते हैं, जो उनको बोलते हैं सौदागर। आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? तो देखो अभी आप देखो, जो सौदागरों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो आपको बताना कि आज भी वो समस्याएं क्या हैं। तो आप देखो, सौदागरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब क्या समस्याएं थी? व्यापारियों को देखो, व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। अब जो व्यापारी हैं, जिस टाइम पे देखो रोड वोड नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उनको बहुत सारे जंगलों से, जगह जगह से गुजरना पड़ता था, जिसलिए वो सब क्या करते, एक साथ मिलकर चलते थे। और जगह जगह जैसे रात हो गई तो वहीं पर वो ठहर जाते थे, फिर अगली सुबह फिर वहां से चलना शुरू करते थे। सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड बनाते थे, ठीक है, यानी कि अपने जो हित हैं उनकी रक्षा करने का। अगर एक सौदागर अकेला निकलेगा तो उसके साथ वहां पर क्या होगा, गड़बड़ी भी होगी, ठीक है। लोग उसके साथ मतलब उससे सस्ती चीजें खरीद लेंगे, ठीक है, उससे लेंगे नहीं। तो जब सब के सब एक साथ मिलके संघ बन के, यानी कि गिल्ड बन के चलेंगे, तो सबकी क्या होगी, वजन होगा, ठीक है, उनकी बात में अगर वो कुछ कहेंगे भी तो। अब देखो, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, और कर यानी कि टैक्स आप समझते होंगे, ठीक है। प्राचीन व मध्य काल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नावें आदि प्रमुख थी। अब जो प्राचीन मध्य काल था उस टाइम पे यातायात में आपको पता है, पुराने जमाने पे गाड़ियां, बस, ट्रैक्टर, इस तरह की चीजें नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम वो क्या यूज करते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नावें, अगर उनको नदी के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते अगर जाना है, ठीक है। अर्थात यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। लेकिन आज के समय में आपको पता है ये सारी चीजें आज के समय में यूज नहीं की जाती, क्योंकि आज के टाइम पे सब गाड़ियां वाड़ियां हर चीज नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्तमान समय में भी सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, ठीक है। व्यापार संघ तो बनते हैं, उन्हें विभिन्न कर चुकाने पड़ते हैं, कर भी चुकाने पड़ते हैं, तथा व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती हैं। लेकिन उनकी यात्राएं क्या होती हैं, छोटी हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी को काफी लंबा रूट तय करना है, तो अगर वो बस से जाता है आज के टाइम पे तो उसको कम टाइम लगेगा, अपना ट्रक लेके जाता है कम टाइम लगेगा। लेकिन पुराने टाइम पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी लेके चलते थे, तो वो एक एक, दो दो, तीन तीन दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, ठीक है। तो उस टाइम उन्हें बहुत परेशानियां होती थी। तो क्लास 7 आप देखो, यहां पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 7 आप क्लास 7 के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से कोई आपको वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।